तो आपने सुनी पूरी कहानी। सचमुच बहुत अद्भुत कहानी है और सबसे बड़ा अद्भुत पहलू यह है कि क्या सरकार और एएसआई जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है इस तरीके के सपने पर विचार करके अपने पूरे संसाधन झोंक सकती है। क्या सरकार और प्रशासनिक अमला, प्रशासन का पूरा तंत्र वहां खुदाई के लिए अपने सारे रिसोर्सेज को लगा सकता है, सारे पैसे खर्च करता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ इस वक्त निशा खन्ना जी स्टूडियो मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर निशा, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सपनों से देश चलेगा? 21वीं सदी में जाने की बात कर रहे हैं हम, लेकिन क्या किसी सपने के आधार पर इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेना सरकार की तरफ से जायज है? क्या चलेगा देश? देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ कि सपने के आधार पे, हाँ इतना जरूर है कि इंट्यूशन के तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में होती हैं, जो हम इंट्यूशन के तौर पर ही करते हैं। बट अगर एक बहुत बड़ा स्टेप है इसमें, मेरे ख्याल से आर्कोलॉजी वालों का मैं रोल जानना चाहूंगी कि उन्होंने इस जगह पर क्या पाया है, क्या इज देयर द सर्टेन चांसेस और कितने % हाई मैक्सिमम चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम सपने की बात करें तो सपने को देखकर हम किसी पर इट से लगे कि हमें इंट्यूशन हो रही है, वहां ये चीज मिलेगी, वो मिलती है या नहीं मिलती है, इससे प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम देश की बात करें, सरकार लाखों करोड़ों रुपए इस चीज पर फिर खर्च करेगी, क्योंकि खुदाई करना, आई वुड से इट्स नॉट एन इजी जॉब। तो अगर देखा जाए इतना बड़ा रिस्क सरकार कैसे ले सकती है, क्योंकि सरकार को तो तथ्यों पर चलना चाहिए। जी निशा जी, एएसआई की बात अलग है। एएसआई ने बहुत सारी जगहों को चिन्हित किया है, वहां पे निशान लगाए हैं। उनका कहना है कि वहां पे कुछ इस तरह का मटेरियल है, हाईली सॉलिडिफाइड मटेरियल है, जहां पे इस तरह की संभावना हो सकती है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे मनोवैज्ञानिक पहलू इसका क्या कहता है? क्या कुछ ऐसा इंसिडेंस ऐसा आपको याद आता है कि इंट्यूशन के आधार पर गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया हो या एक्शन लिया हो और उसका कुछ रिजल्ट निकला हो? देखिए, गवर्नमेंट के आधार पर मैं वही कह रही हूँ, इंट्यूशन के आधार पर इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सकता। तभी मैं बोल रही हूँ कि इतना करोड़ों रुपया लगेगा इन सब चीजों में, और क्या गारंटी है कि वो चीजें निकलेगी? इंट्यूशन पर जो गवर्नमेंट कभी भी काम करती है वो फैक्ट्स पर काम करती है। अगर मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट भी बोलूं, लाइफ में अगर हम भी एज ए डॉक्टर काम करते हैं तो हम इंट्यूशन पर काम नहीं करते हैं, हम फैक्ट्स पर काम करते हैं। फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ा है। इफ यू आर सेइंग इनटू ए, हम क्लिनिक में भी अगर किसी पेशेंट को कुछ बोलते हैं तो वो फैक्ट्स के आधार पर बोलते हैं, और इंट्यूशन के आधार पर इतना बड़ा डिसीजन मुझे सरकार का वो सही नहीं लग रहा है। चलिए निशा जी, मनोवैज्ञानिक पहलू पे बात करें। सपने हम देखते हैं, सपना आखिर किन परिस्थितियों में हम देखते हैं और उसका मनस्थिति पर, मनोदशा पर कितना प्रभाव पड़ता है? सपना होता क्या है एग्जैक्टली? अगर सपने की बात करें, हमारे मन में जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड है, हिडन अर्जेस होती हैं, सप्रेस्ड विशेस होती हैं, जो चीजें कई बार ऐसा होता है हम रियलिटी में नहीं कर पाते हैं, वो सपने की दुनिया में देखते हैं। उन्हें लगता है कि जो चीजें हम नहीं कर पाए हैं, अनफिनिश्ड टास्क, जो अधूरे काम है, अगर हम कुछ ऐसी चीज है जो कर नहीं पाए रियलिटी की जिंदगी में, कोई काम हमने अधूरा छोड़ दिया, वो हम सपने में उसे पूरा होता हुआ देखते हैं। जैसे मैंने बोला, सप्रेस्ड विशेस, दबे हुए इच्छाएं, कुछ ऐसी बातें मन में आई हो, जो ऐसी बातें जो हमने दुनिया से छुपा कर रखी थी, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारे सामने आती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड के सामने, रियल वर्ल्ड के सामने हम उन चीजों को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रहती हैं जो कि हमारे माइंड का 90% हिस्सा होता है। कॉन्शियस लेवल पर हम बहुत सारी चीजें जानते हैं और वो करते हैं, बट हमारे सबकॉन्शियस का उन चीजों से लिंक होना जरूरी नहीं है। यानी जो अवचेतन मन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सक्रिय तौर पे चलती रहती हैं, यानी हमारे दिमाग का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका इस्तेमाल हम नहीं करते रहते हैं, और उस हिस्से में अगर कोई एक्टिविटी होती है, कोई विचार, कोई ख्याल आता है तो वो सपने में कन्वर्ट होता है। इस पे पूरा विचार करेंगे। हमारे साथ हमारे एक नए मेहमान जुड़ेंगे, AK सिन्हा साहब, जो कि पूर्व निदेशक हैं एएसआई के। उनसे भी राय मशवरा करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की इंट्यूशन पे आखिर गवर्नमेंट की एजेंसीज किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन फिलहाल वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे उन्नाव जिले के गांव का, जहां एक साधु ने सपना देखा है। सपने में उसको एक राजा आते हैं। राजा का ये कहना है कि उनका जो महल है उस महल के तले हजारों टन सोना दबा हुआ है, उसकी खुदाई कराए और खुदाई करने के बाद उसको सरकार को सौंप दिया जाए, देश हित में उसका इस्तेमाल किया जाए। वो साधु
अपनी बात का जिक्र करता है कई लोगों से, कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, फिर वो साधु एएसआई के संपर्क में जाता है, नेताओं के संपर्क में जाता है और फिर एएसआई इतना बड़ा डिसीजन लेता है कि वहां पे खुदाई होगी। पूरा प्रशासनिक अमला वहां लग गया है। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या सपनों से चलेगा देश? हमारे साथ इस वक्त एक नए मेहमान AK सिन्हा साहब की, जो कि पूर्व निदेशक रहे हैं एएसआई के, वो जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा साहब। सबसे अहम सवाल है कि क्या एक गवर्नमेंट की एजेंसी को, एएसआई बहुत मान्यता प्राप्त एजेंसी है और जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या जितनी ऐतिहासिक महत्व की जगहें हैं, उनके रख रखाव, उनको खोजने का जिम्मा उसका है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का स्टेप आपने अपने पूरे जीवन काल में कभी इस तरह का सुना है कि एक इंट्यूशन के आधार पर, एक सपने के आधार पर एक सरकारी एजेंसी खुदाई का, जो कि बहुत खर्चीला है, इस तरह का एक स्टेप उठाने को तैयार हो जाती है? देखिए, इस मुद्दे पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए ये मैं कहना चाहूँगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो डिसीजन लिया है कि इसमें वहाँ खुदाई शुरू की जाए, वो बेसिस है जो GPRS सर्वे किया है GSI ने। और ये जो एनॉमलीज उनको 20 मीटर्स डेप्थ पर मिली हैं और इसमें संकेत दिया गया है कि इसमें शायद मेटेलिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसके आधार पर ये निर्णय लिया है। और एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ये जो भी अवशेष जो दिखाई दे रहे हैं, जो आपके क्लिपिंग्स में हैं, उनसे ये पता लगता है कि ये कोई एंशिएंट साइट तो है, लेकिन वो कितनी पुरानी है, वहाँ खजाना है या नहीं है, ये तो वहाँ पर काम करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कभी भी या किसी भी गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन का ये कभी उद्देश्य नहीं होता है कि किसी को सपना है और सपने के आधार पर कोई वहाँ बड़ी खुदाई की जाए। और जी सिन्हा साहब, एक मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई जगह थी जहां पे गांव वालों ने एक पुराने किले की खुदाई शुरू कर दी, सिर्फ इस खोज में कि वहां पे उनको खजाना मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा। ऐसी पौराणिक कथाएं थी या ऐसी कहीं कहानियां आसपास के गांव में लोग सुनाते थे। हमारा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि क्या आपने अपने जीवन काल में इस तरह की कोई घटना आपके सामने आई है? आपने कहा कि कुछ इस तरह के संकेत मिले हैं GSI की तरफ से जिसमें कुछ धातु हो सकती है, लेकिन वो धातु सोना है, इस बात की क्या गारंटी है? उसके लिए इतने ज्यादा रिसोर्सेज को लगाना है, इसलिए कि 30 मीटर खुदाई करनी है, कितना जायज है? और क्या ये एक तरह से सपना नहीं है? देखिए, जहां तक GPRS सर्वे का प्रश्न है और ये बताना कि GPRS सर्वे के आधार पर कि वहाँ सोना है या लोहा है या मिट्टी है या पत्थर है, ये सिर्फ एनॉमलीज की बात जो है GPRS सर्वे से की जा सकती है। उनको कोई हार्ड सरफेस मिला है जिसके आधार पर उन्होंने उस बात को कहा है कि 20 मीटर पे ये कोई चीज ऐसी कुछ पड़ी है वहां पे। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कभी भी या किसी भी इंस्टीट्यूशन ने आर्कियोलॉजी से संबंधित कभी भी इस तरह का कभी कोई कार्य नहीं किया, जहां तक मेरा 37-38 साल का मेरा खुद का भी अनुभव है डायरेक्टली। और मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि 1976 में जयगढ़ जयपुर के पास जो किला है, उसकी भी इसी तरह की बातचीत चली थी कि बहुत सारा सोना वहाँ दबा है, खजाना जमा है, और वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसमें लीड लिया था और खुदाई के लिए प्रयास भी किया गया था और अंततः वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो और वैसे भी खुदाई में मेरे ख्याल से कभी भी कोई इतना बड़ा खजाने का भंडार मिलने की संभावना बहुत ही क्षीण है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव हो। डॉक्टर निशा, ये अभी जो जयपुर का एग्जाम्पल दिया सिन्हा साहब ने, वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया था, लेकिन यहाँ बिल्कुल मामला दूसरा है। यहाँ एक इंट्यूशन है और एक ऐसे आदमी का जो एक साधु है, उसको सपने में एक सपना आता है, सपने के आधार पर ASI उस पर एक्शन लेता है। ये कितना जायज है? इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि सपना देखा साधु ने, लेकिन उसी तरह का एक दिवा स्वप्न देख रही सरकार? देखिए, जैसे सर बता रहे हैं कि जीपीएस के आधार पर उन्हें लगा है कि कुछ हार्ड मटेरियल वहां पर है। अगर उस चीज को फैक्ट में रखा जाए तो मुझे लगता है एएसआई को पहले ये देखना चाहिए कि ये फैक्ट्स कितने % गारंटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मॉनिटरी लेवल पर भी काम होगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम कहीं इतना बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मनी का, लेबर का, पूरा दिमाग लगा रहे हैं, तो आई वुड से उसकी जो एक्यूरेसी है वो होना बहुत जरूरी है। अगर जीपीएस के तहत इस तरह के हार्ड मटेरियल्स मिले हैं तो आई थिंक सो एएसआई को पहले ये चाहिए कि वो कितनी गारंटी है कि वो मिलने के चांसेस हैं, अगर मैक्सिमम चांसेस हो, क्योंकि सर ही खुद कह रहे हैं कि आगे जयपुर के पास भी ऐसा
जो है हो चुका है आगे भी बहुत साल पहले। तो मैं नहीं फेवर में हूं कि सरकार को या एएसआई को इतना बड़ा स्टेप उठाना चाहिए जिसमें वो इतना ज्यादा मनी को भी इन्वॉल्व करे, लेबर को इन्वॉल्व करे, और डेफिनेटली मेंटल प्रेशर है। जैसे आप मीडिया वाले सब इस चैनल्स पर इस चीज को उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उन पर एक मेंटल प्रेशर भी पड़ेगा कि एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर्स। देखा जाए तो आइंस्टाइन ने बहुत सारे चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आया था, बट वो रिजल्ट मैटर करता है। सिन्हा साहब से आपका सवाल सिन्हा साहब से ही पूछना चाहेंगे, कितनी एक्यूरेसी होती है इन मामलों में? और जयपुर का आपने एग्जांपल दिया, उसमें सवाल ये नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगे या इसमें भी बहुत ज्यादा खर्च होगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस बात की क्या गारंटी होती है, कितनी एक्यूरेसी होती है, और डिसीजन एएसआई में जो भी लेता है, जाहिर सी बात है सरकार की बिना परमिशन के वो डिसीजन नहीं होता है, तो कितनी एक्यूरेसी है और सरकार इस तरह का डिसीजन क्यों लेती है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, जो एक्यूरेसी लेवल की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें क्या है, इंटरप्रिटेशन होता है। जो एनॉमलीज जो डिटेक्ट होती हैं उनका इंटरप्रिटेशन जो साइंटिस्ट करते हैं, जियो साइंटिस्ट, उसके आधार पर ये विवेचना की जाती है कि उसका उसकी डेप्थ कितनी है या उसमें मटेरियल वैल्यू उसका कितना है। इस पर्टिकुलर केस में दिक्कत ये है कि मैंने जैसा पहले भी कहा था कि ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो सोना है या तांबा है या पत्थर है या मिट्टी है। ये बहुत कठिन काम है। इसके लिए इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है, बहुत एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि वहां धातु हो, वहां पे बिल्कुल कोई भी हार्ड मटेरियल भी हो सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। निशा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको याद होगा मध्य प्रदेश का एक वाकया, कुंजीलाल नाम का एक आदमी था, उसने अनाउंस कर दिया कि वो मरने वाला है। सारा मीडिया उसके पीछे पड़ गया। हम उस बात का जिक्र सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए कर रहे हैं। जो आपने बताया कि अचेतन मन में कहीं ना कहीं जो विचार आते हैं वो सपनों में कन्वर्ट होके वो उनको सपने के रूप में आते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो सपने आदमी देखता है उनका क्या महत्व होता है, और साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो सपनों के बारे में कहा जाता है कि सुबह का सपना अच्छा होता है या सच होता है, इनके बारे में जो भ्रांतियां उसके बारे में बताएं। देखिए, इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो है, जैसे लोग क्रिएटिव प्रकृति के होते हैं, जो लोग हैं जो इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, तो रियलिटी में वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं कर पाते। अगर सबकॉन्शियस माइंड की जैसे मैं पहले बात कर रही थी, तो ऐसा होता है जैसे हम कंप्यूटर को चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं कंप्यूटर में, वायरस कुछ अपने आप हमारी इंफॉर्मेशन के बिना सेव हो जाता है। ऐसे ही हमारा माइंड है। जब हम रेगुलर नेटवर्किंग में, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो हमारी मर्जी के खिलाफ, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें पता भी नहीं होता कुछ चीजें सेव हो जाती हैं, जिसे जरूरत पड़ती है वक्त चलते एंटीवायरस चलाने की। एंटीवायरस का मतलब है वेंटिलेशन की। अगर वक्त चलते हम वेंटिलेशन ना करें, जैसे एक बहता पानी है, खड़ा पानी है, अगर उसको बॉयल करके पानी को उसके कीटाणु मारे जा सकते हैं, उसी तरह हमारे मन में बहुत सारी चीजें ऐसी बैठ जाती हैं जिनका निकलना बहुत जरूरी है। ये हमारी परसेप्शन भी होती है, हम किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, ये हमारे बॉर्न एंड ब्रॉटअप पर भी डिपेंड करता है, और हमारे सामाजिक परिवेश भी निर्भर करता है, हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारी जो मनोदशा इस पर भी निर्भर करता है। सिन्हा साहब, वक्त की बेहद कमी है, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। पाश्चात्य इतिहासकारों ने भारत को राजाओं का, रानियों का देश, जादूगरों का देश, सपेरों का देश, इसको लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज 21वीं सदी में भारत प्रवेश कर रहा है, आज बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, भारत के लोग जाके परचम लहरा रहे हैं विदेशों में, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की इस एजेंसी को, सरकार को इस तरह के सपने के आधार पर खुदाई करने की इजाजत देना कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा देना है और कहीं ना कहीं दिवा स्वप्न देखना है? देखिए, जहां तक जो उत्खनन की बात चल रही है, उत्खनन के पहले हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स जो हैं उनका पहले जो है प्रयोग करते हैं, और जब ये करीब करीब हम निश्चित हो जाते हैं कि यहाँ पर वास्तव में कोई पुरातात्विक महत्व की चीजें मिल सकती हैं या रिमेन्स मिल सकते हैं, स्ट्रक्चरल रिमेन्स मिल सकते हैं या एंटिक्विटीज मिल सकती हैं, तब तो हम वहाँ खुदाई करते हैं। नहीं तो अमूमन जो है हम एक ट्रायल रेंज लेकर के उसको जो है काम तमाम समझते हैं। इस केस
पर्टिकुलर केस में इतनी बड़े अगर पैमाने की भी अगर खुदाई की बात कही जा रही है तो सोच विचार के कदम बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत बड़ा सवाल यह है कि इसमें खुदाई के पहले सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है जनमानस के दिमाग में, जनमानस के मन में ये उठ रहा होगा कि सरकार आखिर दिवा सपने क्यों देख रही है? क्या ऐसे सपनों से चलेगा देश? क्या जो सोने की चिड़िया भारत कहलाता था वो खजाने से हासिल होगा या अपनी मेहनत से हासिल होगा? बहरहाल आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। निशा जी आपका भी धन्यवाद और सिन्हा साहब आपका भी धन्यवाद। इस खास पेशकश में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।